सरजमीन हिंदुस्तान पर बने कर्फ्यू जोन, कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन वगैरह में लॉकडाउन लोगों, आप सबको निठल्ले का नमस्कार। आपने दो कहावतें जरूर सुनी होंगी। किसी का समूल नाश करने को जड़ में मट्ठा डालना कहते हैं और बहुत सा कंफ्यूजन हो जाने को रायता फैल जाना कहते हैं। लेकिन कोरोना के सामने अपनी हालत देखकर लगता है कि हम कोरोना के जड़ में मट्ठा नहीं, रायता डाल रहे हैं, या यूं कहें कि रायता फैलाकर कोरोना भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के कोरोना काल में बस एक बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि कोरोना की बीमारी एक सच्चाई है, बाकी सब गड्ढमड्ढ है। आजकल सारी बातें इसी के इर्द गिर्द हैं और कुछ भी साफ नहीं है। न जिले इलाही को, न हाकिमों को, न उनके मुलाजिमों को, न आपको और न मुझे। मुझे तो छोड़िए, कोरोना को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। दुनिया इसकी दवा, टीका वगैरह खोज रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कोरोना को कंफ्यूज करके ही भारत से विदा कर देंगे। जब कोरोना ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो हमने उसका नोटिस ही नहीं लिया। अब भाई एक ग्लोबली एक्सेप्टेड वायरस का गुस्सा आना तो बनता था। ये क्या बात हुई कि पूरी दुनिया को डराने वाले को हम गोबर में लीप कर गोमूत्र में बहा दें। उसने थोड़ा गुस्सा दिखाया तो हमने उसे इज्जत देनी शुरू की। भारत में सदियों पुरानी आतिथ्य सत्कार की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमने कोरोना को एक बेहद इज्जतदार वायरस घोषित किया और कहा कि अगर आप इसको खुद जाकर बाहर से नहीं लाएंगे तो यह स्वयं आपके घर में नहीं आएगा। लेकिन व्हाट्सएप के इस ज्ञान का वो आदी ना था। ऐसे ज्ञान और ऐसे ज्ञानियों के कॉन्फिडेंस से कंफ्यूज होकर शायद कोरोना को भी गोमूत्र के प्रति अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराना पड़ा होगा। फिर हमने अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी। वो बेचारा फिर कंफ्यूज हो गया, कहाँ जाऊं, किसको हूं। थक हार कर बेचारे ने एक तबलीगी मरकज में शरण ली। फिर वहां से धीरे धीरे पांव पसारना शुरू किया। लेकिन हम भी कहाँ कम हैं। तू डाल डाल तो मैं पात पात। बेटा कोरोना, तू जितनी बार अपने रूप बदलेगा हम उतनी बार नई एडवाइजरी जारी करेंगे। तू जितने सिम्टम बदलेगा हम उतने गाइडलाइन जारी करेंगे। तेरा इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होगा तो हम 70 दिन का लॉकडाउन कर देंगे। हम इतने लाल, पीले, हरे, नीले, बैगनी, भूरे, कत्थई रंग के जोन बना देंगे कि तू खुद कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तुझसे बचने के लिए डॉक्टर पीपीई किट मांगेगा तो हम ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, फूल बरसाएंगे। तू भी क्या सोचेगा कि जब 500 मरीज हुए तो ताली बजाई, 5000 मरीज हुए तो मोमबत्ती जला दी, 50,000 होने को हैं तो हवाई जहाज से फूल बरसा दिए। बेटा अब तू सोचता रह कि जब तेरे 1 लाख मरीज होंगे तो हम क्या करेंगे, जब 5 लाख होंगे तो हम क्या करेंगे। पीपीई किट, टेस्टिंग किट, मास्क, ग्लव्स तो तू छोड़। बेटा बस तू हमारे इवेंट देखता जा। हम इकॉनमी से भी ऐसे डील करते हैं। तू तो फिर भी एक कोरोना है। ऐसा रायता फैलाएंगे कि तू भी क्या सोचेगा कि कहाँ आकर फंस गया। बेटा हम रेपो रेट कम करेंगे, बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, लेकिन इस लॉकडाउन में जब कोई बैंक जाने के लिए घर से निकलेगा तो हम उसको मुर्गा बना देंगे। ये शराबियों की अर्थव्यवस्था है। हमने शराबियों को डबल मात्रा में शराब खरीदने की छूट दे दी है। तूने देखा ना, 1.5 महीने की बंदी के बाद कल कैसे हर शराबी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सर पर कफन बांध कर निकल गया था। बेटा अपने पास क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। जनाब फैज अहमद फैज साहब लिख गए हैं कि तेज है आज दर्द दिल साकी, तलखी मैं को तेज तर कर दे। पहले दिन शराबियों की देश सेवा को देखते हुए तलखी मैं को तेज तर कर दिया गया है। मतलब शराब की कड़वाहट को बढ़ा दिया गया है। शराब पर 70% का कोविड टैक्स लगा दिया गया है। देश सेवा में सिर्फ शराबी ही अपनी जान हथेली पर रखकर नहीं निकला है। एक और कौम है जो जिंदगी मौत की परवाह किए बिना निकल पड़ी है, जिसको हम दे कहते हैं, देम कहते हैं। वही मैला कुचैला मजदूर, हाथ में छाले, पैरों में बेवई, धूप में कोयला बनी चमड़ी और भूख से गड्ढों में धंसी आंखें, जिनको हम देखना भी नहीं चाहते और सोचना भी नहीं चाहते। हम उन्हें शहर की खूबसूरती में पैबंद जैसा मानते हैं। हम उन्हें फ्लाईओवरों के नीचे और फुटपाथ तक पर सोया हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन अब वो जा रहे हैं, वो शहर छोड़कर जा रहे हैं।
और शायद एक लंबे वक्त के लिए जा रहे हैं। अब वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। अब आप देख लो कि कल से आपके स्काई क्रेपर्स कौन बनाएगा, ईंट गारा कौन उठाएगा, आपके हाई राइज अपार्टमेंट्स कौन बनाएगा, घर में पुताई कौन करेगा, आपके नल कौन ठीक करेगा, आपकी मिलों में पल्लेदारी कौन करेगा, आपकी फैक्ट्रियों में मशीन कौन चलाएगा, आपकी सोसाइटी में चौकीदारी कौन करेगा, आपके घरों में बर्तन कौन मांजेगा। कोई ना कोई तो करेगा ही, 10 की जगह 20 में करेगा, लेकिन कोई तो करेगा ही। या फिर यही सब झक मार कर वापस आएंगे, क्योंकि जहां वो जीते मरते पहुंचना चाहते हैं वहां कौन सी उनकी रियासत खड़ी है उनके इंतजार में। इसलिए चारों ओर रायता फैला हुआ है। पहले वो कहते रहे कि जहां बंद किए गए हो वहीं पड़े रहो। लोग कह के मर गए कि ट्रेन चला दो, लेकिन नहीं चली। अब चलाई हैं। यहाँ भी उतना ही रायता फैला हुआ है। याद है ना, 14 अप्रैल के टिकट बुक किए गए थे। अगर टिकट बुक किए गए थे तो ट्रेन भी चलने वाली रही होंगी, लेकिन नहीं चली। फिर बोले कि एक एक को घर पहुंचाएंगे, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सबको फ्री में लाएंगे, सबकी जांच होगी, खाना मिलेगा, क्वारंटाइन में बिस्तर मिलेगा। लेकिन अब टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं, और सिर्फ टिकट के ही नहीं, जांच के नाम पर भी 400-400 रुपए लिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो मजदूरों के टिकट के पैसे देगी। हालांकि कांग्रेस की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, पर वो अगर देना चाहती है तो उनके फैसले का स्वागत होना चाहिए। लेकिन जिसकी यह जिम्मेदारी है, उन्होंने फिर रायता फैलाया हुआ है। 85%, 15%, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एर्नाकुलम, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 2 तारीख की चिट्ठी, 5 तारीख की चिट्ठी, दिस क्लॉज, दैट सेक्शन, फलाना पैरा, ढिमकाना लाइन। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस बॉटम लाइन ये है कि जिनसे ये पैसे लिए गए हैं और जिन्होंने ये पैसे दिए हैं वो खुद मौजूद हैं, कैमरे पर गवाही दे रहे हैं, अपने टिकट दिखा रहे हैं, टीवी वाले दिखा रहे हैं, अखबार वाले छाप रहे हैं, और फिर भी अगर हुजूर यह कह रहे हैं कि मजदूरों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, और यह कहते हुए हुजूर की आंखें भी नहीं झपकती, तो क्या कीजिएगा। अपने आसपास से गुजरने वाले हाईवे पर एक बार झांक कर देखाइए। वो जो देह है ना, वो मौत से भी बुरी हालत में जा रहे हैं। पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रॉली, टैंकर, कंक्रीट मिक्सर, किस्में किस्में वो नहीं जा रहे हैं। कुछ पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं भी पहुंच रहे हैं। अब इन भिन्न भिन्न रायतों के बीच असली सवाल वैसे ही मोबाइल खड़े हैं। लॉकडाउन कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, दवाई, टीका, इलाज की क्या व्यवस्था होगी, रोजी रोजगार का क्या होगा, जिनके धंधे बंद हो गए हैं उनका क्या होगा, जिनकी नौकरियां जा रही हैं उनका क्या होगा। आपके मन में भी होता होगा ना कि प्लान क्या है बॉस। अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो कोई प्लान बी भी है क्या। लेकिन फिर लगता है कि देयर इज ओनली वन प्लान, कि देयर इज नो प्लान। और ये बात कोरोना को तो पता होगी नहीं। शायद इन्हीं कन्फ्यूजनों के भंवर में फंसकर वो मर जाएगा। कोरोना आज नहीं तो कल मर ही जाएगा, और अपने साथ थोड़े कम, शायद थोड़े ज़्यादा लोगों को भी ले जाएगा। लेकिन जो अभागे बच जाएंगे वो यहीं रहेंगे, 2024 में भी, 2029 में भी। अब बारी आज की नज़्म की। इस गरीब के किसी कदरदान ने कहा था कि हमें हबीब जालिब की दस्तूर सुनाओ। मेरे 2 पसंदीदा शायर, फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब की 2 नज़में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। फैज़ साहब की हम देखेंगे और हबीब जालिब की दस्तूर। लेकिन वो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। आज मैं हबीब जालिब की ही एक और इनकलाबी नज़्म सुनाता हूँ। आपने सुनी ज़रूर होगी, एक बार और सुन लीजिए। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। आज सोए हैं तहे खाक न जाने यहाँ कितने, कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जबी था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक ज़माने में मिजाज उनका भी सरे अरशे बरी था। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले, था वतन ज़हन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था।
इस जिंदा का मतलब कैद खाना होता है, जेल। तो छोड़ना घर का हमें याद है जालिम नहीं भूले, था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आप कमेंट बॉक्स में जो दाद देते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। वो पढ़ के मैं जज्बाती हो जाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। बस एक गुजारिश और है, अगर बात थोड़ी भी ठीक लगे तो इसको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में फॉरवर्ड ज़रूर कर दिया करें। और द पब्लिक चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया। जय हिंद।